बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SW लर्न ओनली यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले मेरी आपसे शिकायत है कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट लाइव देखा करें, वीडियो को डाउनलोड मत किया करें। सो हम अपनी वीडियो को बाकायदा आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफाइन द फॉलोइंग। सबसे पहले है डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन। सबसे पहले है डाइपोल की डेफिनेशन। अ मॉलिक्यूल विद अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन वन पार्ट एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन अदर पार्ट इज कॉल्ड डाइपोल। एक मॉलिक्यूल है जैसे HCl है, अगर एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए एक मॉलिक्यूल के एक पार्ट के ऊपर और दूसरे पार्ट के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसको हम कहते हैं डाइपोल। इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे डाइपोल। देन है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इज कॉल्ड द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बने हैं दो एटम्स के दौरान। वैसे हमने इसकी डेफिनेशन की थी, बॉन्ड ऑर्डर इज द हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को और इसको 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर। ये हमने MOT में पढ़ा था। परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। परमानेंट डाइपोल फोर्सेस आर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट occur between polar molecules where the partial positive end of one molecule is attractive to partially negative end of the neighboring molecule। परमानेंट डाइपोल फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, यानी जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान पार्शियल पॉजिटिव एंड और पार्शियल नेगेटिव एंड के दरमियान जो आपस में इंटरेक्शन होगी वो परमानेंट डाइपोल फोर्सेस होंगी। London dispersion forces, the temporary forces of attraction. The temporary force of attraction between on instantaneous dipole and induced dipole is called London dispersion forces। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल होता है और एक इंड्यूस्ड डाइपोल होता है। उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको कहते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्स। ये इंशाल्लाह आप चैप्टर 5 में बहुत डिटेल से पढ़ोगे। देन क्वेश्चन नंबर B है, ड्रा द लिव स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। सबके हमने लिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। सिंपल लिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हर एक का आपको ग्रुप नंबर पता हो, जो भी एलिमेंट दिया गया उनका ग्रुप नंबर पता हो तो आपको पता चल जाता है उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप इजीली उनका लिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन है? दरमियान में कार्बन है, इधर भी नाइट्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। सो जो कार्बन है वो ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इसी तरह नाइट्रोजन जो है ये ग्रुप 5 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। इसी तरह हाइड्रोजन है, ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा? हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह कार्बन और नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज करते हुए 3 आपस में बॉन्ड बनाएंगे। सो ये है लिव स्ट्रक्चर ऑफ HCN। देन है लिव स्ट्रक्चर ऑफ NCl3। सिंपल हमारे पास है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के गिर्द है 3 क्लोरीन, 1 2 3। नाइट्रोजन ग्रुप 15 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 5। क्लोरीन जो है ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा? क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। इसी तरह इधर भी नाइट्रोजन और क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए। इधर भी नाइट्रोजन और क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए। सिंपल ये है लिव स्ट्रक्चर ऑफ NCl3। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका हमने लिव स्ट्रक्चर ड्रा किया था। सिंपल कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान है। कार्बन जो है ये ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। जो ऑक्सीजन है ये ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज करते हुए बॉन्ड बना लेंगे।
तो कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए, डबल बॉन्ड बन गया। अब जो कार्बन है इसके वैलेंस शेल में देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना ये पूरा का पूरा लोन पेयर कार्बन के साथ शेयर करेगा। तो क्या बनेगा, इस तरह होगा कि कार्बन और ये डबल बॉन्ड पहले बना है, इधर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन के साथ शेयर करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं डेटिव बॉन्ड। कार्बन को शेयर किया इसलिए एरो कार्बन की तरफ। सो अब अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिने तो 1 2, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8। कार्बन के भी 8 हो गया और ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन ये अपना लोन पेयर शेयर किया है, डोनेट नहीं किया। सो ये डेटिव बॉन्ड है और नीचे वाले कोवलेंट बॉन्ड बने। देन है O3। तो O3 का बहुत सिंपल है, 2 ऑक्सीजन है जिन्होंने आपस में पहले ही डबल बॉन्ड बनाए। जो ऑक्सीजन है ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6। इसी तरह इस ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए डबल बॉन्ड बनाने के लिए। सो ये है O2 का स्ट्रक्चर, प्लस एक और ऑक्सीजन आएगा, फिर O3 बनेगा। ऑक्सीजन जो ग्रुप 16 से बिलोंग करता है इसके वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखें तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, ये अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर करेगी ताकि इसके इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो जाए। सो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसके पास 2 लोन पेयर कंप्लीट, इसने अपना एक लोन पेयर शेयर कर दिया ये वाले ऑक्सीजन के पास। इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले 6 थे, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन के भी 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। अब इस ऑक्सीजन ने अपना पूरा का पूरा लोन पेयर डोनेट किया है, लोन पेयर शेयर किया है, इसलिए इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और इस ऑक्सीजन का सिर्फ फायदा ही हुआ है, इससे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शेयर हुए इसके साथ, तो इसलिए इसके साथ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। NO2 का सिंपल स्ट्रक्चर बनाएं, नाइट्रोजन और 2 हैं ऑक्सीजन। अब जो नाइट्रोजन है ग्रुप 5 से बिलोंग करते हैं, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर ड्रॉ कर दें ताकि बॉन्ड बनाने में आसानी हो। 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, इस ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा और ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा डबल बॉन्ड बनाने के। इसी तरह इधर जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए। ये है NO2 का लिव स्ट्रक्चर, लेकिन ज़्यादातर होता है NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव का मतलब ये है कि नाइट्रोजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, जो नाइट्रोजन है उसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। NO2 नेगेटिव का मतलब ये है कि एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यानी एक ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अगर इधर एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन इधर है तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन लगा लें, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो ग्रुप 16 से बिलोंग करती है, ये ऑक्सीजन भी ग्रुप 16 से बिलोंग करती है, इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। नाइट्रोजन जो है ग्रुप 15 से बिलोंग करती है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब सिंपल नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन जिस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होता है वो सिर्फ 1 बॉन्ड बनाती है, ठीक है। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, इसने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया। ये ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाएगी नाइट्रोजन के साथ। अब देखो तो नाइट्रोजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ नाइट्रोजन के पास 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ऑक्टेट से ज़्यादा आ रहे थे। तो ये NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। देन क्वेश्चन नंबर C है, जीनोन इज अ नोबल गैस, जीनोन ट्राइऑक्साइड हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये जीनोन ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। बाय काउंटिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम एक्सप्लेन व्हाई जीनोन ट्राइऑक्साइड हैज़ द शेप।
अच्छा, अगर जिनोन ट्राइऑक्साइड के हम लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करें तो हमने कहा था जो डबल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, उनको हम सिंगल पेयर काउंट करते हैं। तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर, 3 हो गए। तो 3 कितने हैं बॉन्डिंग पेयर्स, और एक हमारे पास है लोन पेयर जिनोन के ऊपर। सो इन जिनोन ट्राइऑक्साइड हैज 3 बॉन्डिंग पेयर्स एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स है। अकॉर्डिंग टू वेस्पर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अराउंड देमसेल्फ इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड शेप इज ट्राइगोनल पिरामिडल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अगर तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए तो ज्योमेट्री हमेशा कौन सी होती है टेट्राहेड्रल, लेकिन अगर 4 में से कोई एक लोन पेयर हो तो शेप चेंज हो जाती है ट्राइगोनल पिरामिडल। ये हमने डिटेल से वेस्पर में पढ़ा था, ट्राइगोनल पिरामिडल के बारे में भी और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में भी। देन है इसी क्वेश्चन का पार्ट 2, ड्रा अ स्ट्रक्चर ऑफ जिनोन ट्राइऑक्साइड शोइंग पार्शियल चार्जेस ऑन एटम्स एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इन अ मॉलिक्यूल। सो जिनोन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिनोन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हमें पता है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसी तरह इधर भी क्या होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसी तरह इधर भी क्या होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सो सिंपल ये जिनोन ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है जिसमें हमने पार्शियल चार्जेस को भी शो किया हुआ है और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को भी शो किया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर डी है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द टर्म ऑफ वीबीटी। सो सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में डिफरेंस करना है। सो सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब लीनियर ओवरलैप होती है। A sigma bond is formed by linear or head-on overlap of the atomic orbital along the nuclear axis. Nuclear axis में linear overlap से sigma bond बनता है। अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं, a pi bond is formed by side way overlap of parallel p orbitals above and below the nuclear axis. इसमें क्या होता है कि सिंपल साइड वे से ओवरलैपिंग होती है, जैसे ये पैरेलल ऑर्बिटल एक है और ये पैरेलल ऑर्बिटल एक है, इन दोनों की ऐसे साइड वे ओवरलैपिंग होगी और इससे जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उसको कहते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये देखो न्यूक्लियर एक्सिस से अबव एंड बिलो ओवरलैपिंग हो रही होती, ऊपर और नीचे। अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ये सिंपल एक ऑर्बिटल है और ये दूसरा ऑर्बिटल है, दोनों की लीनियर ओवरलैप, इस तरह एक ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल इस तरह, इन दोनों के लीनियर एक्सिस और अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस जो है इनकी ओवरलैपिंग होगी। इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको कहते हैं पाई बॉन्ड। देखो सिग्मा बॉन्ड जो है वो देखने से ही पता चल रहा है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और पाई बॉन्ड जो होगा वो वीक होगा। सो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जो है वो वीक है देन सिग्मा बॉन्ड। देन क्वेश्चन नंबर ई है, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपानोन इज। ये प्रोपानोन का स्ट्रक्चर है जिसे कीटोन भी कहते हैं। प्रोपानोन एक कीटोन है, प्रोपानोन एक कीटोन है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप इंशाल्लाह जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ेंगे सेकंड ईयर में तो आप प्रोपानोन के बारे में भी पढ़ेंगे। शो हाउ द सेंट्रल एटम फॉर्म सिग्मा एंड पाई बॉन्ड थ्रू हिब्रिडाइजेशन। हमने बताना है कि जो सेंट्रल कार्बन है, इधर देखो इसका यहाँ जो ये है ना सब यहाँ बॉन्ड बनाए हुए, वो जहाँ कुछ नहीं जाहिर होता है इसका मतलब ये है कि कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए। तो सेंटर पे कार्बन है, कार्बन ने किस तरह सिग्मा बॉन्ड बनाया, और देखो ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और एक पाई, तो इसने पाई बॉन्ड किस तरह बनाया है हिब्रिडाइजेशन से। द सेंट्रल कार्बन इज प्रोपानोन इज sp2 हिब्रिडाइज्ड। इन्होंने बताया कि जो सेंट्रल कार्बन है वो sp2 हिब्रिडाइज है। तो सिंपल हमें पता है सेंट्रल कार्बन क्या है sp2 हिब्रिडाइज, तो उसकी शेप कुछ इस तरह होगी 1 2 3। जिस जो sp2 होता है उसकी हमने इस तरह की शेप पढ़ी थी। अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ एक्साइटेड स्टेट में तो इसकी होती है, ये हमारे पास 2s है, मैं सिर्फ वैलेंस शेल की लिख रही हूँ, ये हमारे पास 2p है। अब हमें पता है ये ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इसी तरह मैं लिख रही हूँ ऑक्सीजन की, ये है 2s और ये क्या है 2p। ऑक्सीजन जो है ग्रुप 16 से बिलोंग करते हैं, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन।
सो 1 2 3 4 5 6। अब इसके सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। सो इसके ये 2 ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग के लिए ऑक्सीजन के इन्वॉल्व होंगे। सो हम इसके दोनों ऑर्बिटल बनाते हैं। एक ऑर्बिटल की इस तरह शेप होगी और दूसरे ऑर्बिटल की इस तरह शेप होगी। अब हमने बात की कार्बन ने कौन सी हिब्रिडाइजेशन की है, sp2, तो उसने ये तीनों ऑर्बिटल यूज किए हैं हिब्रिडाइजेशन के, लेकिन अभी भी उसका एक ऑर्बिटल रहता है 2pz, तो उसको हम इस तरह ड्रॉ करते हैं। वो कंप्लीट ड्रॉ होगा क्योंकि उसने हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसकी। अब यहाँ जो बॉन्ड बना है ओवरलैपिंग से, इसको कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो बन रहेगा ना ऑक्सीजन के साथ, ये पैरेलल ओवरलैपिंग से यहाँ और यहाँ, ये जो आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा ये बनेगा पाइप। सो इस तरह जो सेंट्रल कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड भी बनाएगा और पाई बॉन्ड भी बनाएगा। सिंपल जो है ऑक्सीजन के 2 ऑर्बिटल ऐसे थे जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन से, तो हमने दोनों ऑर्बिटल ड्रॉ किए, एक ये और एक ये। इसी तरह कार्बन sp2 हिब्रिडाइज था 1 2 3, तो मैंने इसके तीनों ऑर्बिटल ड्रॉ किए। और एक इसका अनहिब्रिडाइज जिसको हम कंप्लीट ड्रॉ करेंगे, पी की इस तरह होती है शेप, इस तरह बनेगा इसका ऑक्सीजन के साथ सिग्मा और पाई बॉन्ड। अब इसने जो साइड पे ये 2 लूप्स हैं ये यूज की हैं इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, जिसने फर्दर 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए। सो ये जो कार्बन है इसने क्या किया है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए और एक इस कार्बन सेंट्रल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए। इस कार्बन एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाए और 3 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाए। सो इसने भी क्या किया है, 4 बॉन्ड बनाए। दोनों साइड वाली कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो इनकी हिब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। इनकी बनेगी 4 लूप, 1 2 3 4। इसी तरह इसकी भी एक दरमियान वाली कार्बन के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाया और 3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ। सो 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। इसी तरह इधर भी 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। सिंपल ये हमारे पास क्या sp3, और जो सेंटर वाली है उसने कौन सी हिब्रिडाइजेशन की थी, sp2। ठीक है। सो सिंपल इस तरह जो है ये इसका 2pz है और ये 2py है। सो ये भी इसका क्या है 2pz ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का 2pz और ये जो है कार्बन का 2pz। सो इस तरह है हाइब्रिड डायग्राम ऑफ प्रोपानोन। थोड़ी डिफिकल्ट है लेकिन अगर थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देन है इसी क्वेश्चन का पार्ट 2, कैन प्रोपानोन मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर व्हेन बोथ आर इंटरमिक्स। तो यस, प्रोपानोन के पास जो है वो ऑक्सीजन भी है जो कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और वाटर के पास हाइड्रोजन है। सो ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, प्रोपानोन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। वाटर मॉलिक्यूल हैव हाइड्रोजन एटम विच कैन अटैच टू ऑक्सीजन एटम टू प्रोपानोन। अब ये हमारे पास प्रोपानोन का स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर है। तो प्रोपानोन क्या करेगा, अपने ऑक्सीजन जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वाटर के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। इस तरह होगी इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो प्रोपानोन और जो वाटर है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। देन आई प्रिडिक्ट द शेप ऑफ सल्फेट, बोरेट एंड ट्राई आयोडाइड आइन अकॉर्डिंग टू द वेस्पर मॉडल। सो सिंपल SO4 की पहले हम ड्रा कर लेते हैं। SO4 मतलब कितने ऑक्सीजन है, 4, सल्फर के इर्द गिर्द 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4। अब 2 नेगेटिव का मतलब ये है 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। तो 2 ऑक्सीजन ऐसे जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। सो ड्रॉ करते हैं 2 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह इस ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7, ये वो ऑक्सीजन थी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, यानी उनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे। वैसे जो 2 दूसरी ऑक्सीजन है उनके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उनके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। इसी तरह इस ऑक्सीजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब जो सल्फर है ये भी ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में भी होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब जिन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे
और जिन ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो बनाएंगे सल्फर के साथ डबल बॉन्ड। सल्फर के भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे और दूसरे ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंपल ये स्ट्रक्चर है SO4 2 नेगेटिव का। ये सिंपल है लिविंग स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम वेस्पर मॉडल के मुताबिक करें तो इसके कितने हैं 4। तो इसकी जो होगी वो इस तरह होगी, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होगी, 1 2, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये जो ज्योमेट्री है इसको कहते हैं टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। इसकी शेप भी क्या होगी, टेट्राहीड्रल ही होगी। सो अकॉर्डिंग टू वेस्पर जो है इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहीड्रल, शेप भी इसकी कौन सी होगी, टेट्राहीड्रल, और एंगल कितना होगा 109.5। देन है बोरेट आइंस। तो बोरेट आइन भी सिंपल क्या है, सिंपल BH4 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये है कि बोरोन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। बोरोन जो है ये ग्रुप 13 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका मतलब ये कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। और कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। सो सिंपल बोरोन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए। बोरोन के ऊपर नेगेटिव। ये है इसका लिविंग स्ट्रक्चर। कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, 1 2 3 4। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होने का मतलब ये कि ये टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। सो बिल्कुल इसी तरह दरमियान में बोरोन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन। ये अकॉर्डिंग टू वेस्पर मॉडल है। सो इसकी ज्योमेट्री भी कौन सी है, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। शेप भी इसकी क्या होगी, टेट्राहीड्रल ही होगी। सो लिखेंगे इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या है, टेट्राहीड्रल, और एंगल क्या है 109.5। अच्छा, ये लिविंग स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ करी। आपने सिर्फ ये वेस्पर मॉडल के जो शेप्स हैं यही ड्रॉ करनी है। आगे हमारे पास I3 नेगेटिव। I3 नेगेटिव मतलब 3 आयोडीन है, 1 2, और ये हमारे पास क्या है तीसरी आयोडीन। नेगेटिव का मतलब ये है कि एक आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज है जो कि सेंटर में। आयोडीन जो है ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक आयोडीन पे नेगेटिव का मतलब इसके पास एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इधर ड्रॉ करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस आयोडीन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो साइड वाली आयोडीन है उनके पास होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयोडीन जो है वो ग्रुप 17 से बिलोंग करती है। 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। अब आयोडीन, ये वाली आयोडीन और ये वाली आयोडीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करेंगी बॉन्ड बनाने के लिए। अब ये जो है ये क्या है, लोन पेयर्स। अगर हम देखें तो ये ज्योमेट्री क्या है, लीन। ये किस तरह, इस तरह 1 2 और ये 3, तीनों आयोडीन ने आपस में बॉन्ड बनाया। इधर हमारे पास क्या है, लोन पेयर। अब ये जो ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाईपैरामिडल है, लेकिन हमने शेप की बात करनी तो शेप जो है वो लीनियर शेप है अकॉर्डिंग टू वेस्पर मॉडल। और एंगल कितना है, एक आयोडीन और दूसरी आयोडीन के दरमियान जो एंगल है वो 180 है। स्केच दी मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ पाई 2p एंड पाई स्टार 2p। हमने ड्रॉ करना है पाई 2p और पाई स्टार 2p। तो पाई कब बनता है, जब साइड वे से ओवरलैपिंग होती है। सो एक ऑर्बिटल हमारे पास ये है और एक ऑर्बिटल ये है। इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर भी नेगेटिव। अगर तो ओवरलैपिंग साइड से हो रही है और जो लूप्स है उनके ऊपर सेम चार्ज है, तो बनने वाला जो ऑर्बिटल होगा वो कुछ इस तरह होगा। ऊपर ओवरलैपिंग होगी तो ऊपर किन की हो रही, पॉजिटिव की, तो ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। अब ये जो बनने वाला ऑर्बिटल है इसको कहेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये हमारे पास है 2py, ये भी हमारे पास 2py। तो जो बनने वाला ऑर्बिटल है उसको कहेंगे पाई 2py, क्योंकि साइड वे से ओवरलैपिंग हुई है। इसी तरह ये बना है 2py, पाई 2py। अगर हम इसी तरह ड्रॉ करें, लेकिन अगर जो लूप है उनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज हो,
ये देखो इसके ऊपर प्लस है और इसके ऊपर माइनस है। ये दोनों ऑपोजिट चार्ज वाली जब लूप ओवरलैप करेंगी तो हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा ऑर्बिटल, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो ये जो बने हैं ऑर्बिटल्स को कहेंगे एंटी बॉन्डिंग। जब दोनों नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज वाली लूप ओवरलैप करेंगी तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। और एंटी बॉन्डिंग को हम शो करते हैं, बनने वाला जो बॉन्ड है वो पाई होगा, तो पाई स्टार 2p/y। देन है क्वेश्चन नंबर 8, स्केच दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड फॉर्मेशन इन PCl3। तो सिंपल पहले हम PCl3 की बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल एटम है इसमें फोस्फोरस की हम करेंगे हिब्रिडाइजेशन। सो फोस्फोरस की पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। फोस्फोरस के पास होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 10 11 12 13 14 15 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसके सिर्फ ये जो वैलेंस ऑर्बिटल है इनको अगर हम ड्रॉ करें, ये हमारे पास 3s है और ये हमारे पास 3p के 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, 1 2 3। सो सिंपल इसका 3s है और ये 3p है। सो इसके 3 ऑर्बिटल p के और s के आपस में हिब्रिडाइजेशन करेंगे और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनका नाम होगा sp3 ऑर्बिटल्स। चारों ऑर्बिटल्स का नाम होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पहले के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, दूसरे के पास है 1 2 3, सबके पास एक एक है, सिर्फ पहले ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। सो जब sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है तो जो सेंट्रल एटम की जो ऑर्बिटल डायग्राम होती है वो इस तरह होती है, सिंपल। फॉस्फोरस की हाइब्रिड डायग्राम आ गई। अब क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं इसकी 3p में होते हैं इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। सिर्फ इसका एक ऑर्बिटल होता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक में इसका क्या है? लोन पेयर। तो कंप्लीट इसमें एक लोन पेयर ड्रॉ कर दें। बाद में कितने? 3 क्लोरीन है जिसने इनके साथ ओवरलैपिंग की। ये 1 क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन और ये 3 क्लोरीन। ये क्या हमारे पास sp3 और ये क्लोरीन का p। तो sp3 और p के दरमियान ओवरलैपिंग होगी और फॉस्फोरस और क्लोरीन के दरमियान बनेगा सिग्मा बॉन्ड। 3 क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन जो है वो फॉस्फोरस के साथ बना रही हैं सिग्मा बॉन्ड। और ये ऊपर हमारे पास लोन पेयर है, एक ऑर्बिटल में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन है जिनको हमने लोन पेयर की फॉर्म में शो किया। देन है SiCl4 सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड। तो इसमें सेंट्रल एटम है सिलिकॉन। सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। सिलिकॉन में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। ठीक है, ये हो गया 2 2 और 6 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 12 और ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। सो 14 इलेक्ट्रॉन पूरे। इसका वैलेंस शेल है ये 3s और ये 3p के 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, चारों इलेक्ट्रॉन पूरे। अब ये है इसकी ग्राउंड स्टेट, सिलिकॉन की है ये ग्राउंड स्टेट। अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाएं तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो p में चला जाएगा, 3s का इलेक्ट्रॉन 3p में चला जाएगा। तो क्या होगा? इसमें रह जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, बाकी ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करें। सो सिंपल इसके चारों ऑर्बिटल में अब क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन। ये चारों ऑर्बिटल जब हिब्रिडाइज करेंगे तो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे न्यू 4, 1 2 3 4। अब 1s और 3p आपस में मिलकर हिब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो बनने वाले ऑर्बिटल्स को कहेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हर एक के पास है एक एक इलेक्ट्रॉन। सो सिंपल अगर हम ड्रॉ करें sp3 तो एक लूप इस तरह, एक लूप इस तरह, ये आ जाएगी सिलिकॉन की हाइब्रिड डायग्राम। अब सिलिकॉन
दरमियान में क्या है हमारे पास, सिलिकॉन। सिलिकॉन ने कितने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, 3 क्लोरीन के साथ। तो इधर एक क्लोरीन का आ जाएगा ऑर्बिटल, ये दूसरे क्लोरीन का ऑर्बिटल, ये तीसरे क्लोरीन का ऑर्बिटल और ये चौथे क्लोरीन का ऑर्बिटल। देन है क्वेश्चन नंबर आई, द स्ट्रक्चर ऑफ PF3 एंड SiF4 आर गिवन बिलो, रीड्रा दीज विद पार्शियल चार्ज एंड स्टेट विच इज पोलर एंड विच इज नॉन पोलर। तो पहले हम PF3 की बात कर रहे थे। जो फॉस्फोरस जो है ये ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब इसने 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए, तो एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। सो द सेंट्रल P एटम हैज 3 बॉन्डिंग पेयर्स, 3 इसके पास बॉन्डिंग पेयर और एक इसके पास क्या है, लोन पेयर। दी फ्लोरीन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन के ऊपर, और फॉस्फोरस के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि अगर हम डाइपोल मूवमेंट शो करें तो आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो क्या होगा कि ये तीनों डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसल आउट तो कर लेंगे, लेकिन लोन पेयर की वजह से जो मॉलिक्यूल है वो पोलर होगा, डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। दे आर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उन्होंने कहा कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, एंड फॉस्फोरस विद हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फॉस्फोरस क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। द मॉलिक्यूल हैज अ लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल फॉस्फोरस एटम, एक लोन पेयर है फॉस्फोरस एटम के पास, मेकिंग इट्स ज्योमेट्री ट्राइगोनल पायरामिडल। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल पायरामिडल। अगर लोन पेयर ना होता तो ट्राइगोनल होनी थी, लेकिन लोन पेयर होने की वजह से हो गई ट्राइगोनल पायरामिडल। द इंडिविजुअल बॉन्ड इज नॉट कैंसल ईच अदर आउट, सो द मॉलिक्यूल, वो कहते हैं कि लोन पेयर होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो गई है। तो ज्योमेट्री चेंज होने की वजह से ये एक दूसरे के बॉन्ड को कैंसल आउट नहीं कर सकते, सो मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है। जब नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं हो सकता तो मॉलिक्यूल पोलर होता है, जब नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। देन इसी तरह एग्जाम्पल है SiF4 की, तो दरमियान में हमारे पास है सिलिकॉन। सिलिकॉन ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। सो आगे 4 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ 4 फ्लोरीन ने बनाए हैं बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, 3 और 4। सो इसके पास सिर्फ 4 ही बॉन्ड पेयर होता है, लोन पेयर कोई नहीं होता। तो फ्लोरीन एटम हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और सिलिकॉन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम डाइपोल मूवमेंट को शो करें तो वो इस तरह होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब फ्लोरीन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दे विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जितने भी फ्लोरीन है उन सबके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गए। सिलिकॉन एटम विल हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और सिलिकॉन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। द मॉलिक्यूल हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो भी क्या है, खास है, जिसका नाम है टेट्राहेड्रल। अब जब स्पेसिफिक कोई ना कोई ज्योमेट्री होती है और इस तरह स्पेसिफिक ज्योमेट्री होने की वजह से जो इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट है एक बॉन्ड का वो कैंसल आउट हो जाता है एक दूसरे से, तो इसका मतलब ये है कि ये चारों एक दूसरे का डाइपोल मूवमेंट कैंसल आउट कर देंगे और मॉलिक्यूल के ऊपर नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगा। जब नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगा तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। सो लिखेंगे दी बॉन्ड डाइपोल्स कैंसल ईच अदर आउट, द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। देन अगला क्वेश्चन है, ड्रा दी ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ VBT। सो VBT की टर्म में हमने CO2 की ऑर्बिटल डायग्राम बनानी। सबसे पहले हम कार्बन की लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। अगर हम इसका बैलेंस शेल देखें तो ये 2 वाला है, 2s और ये 2p के तीनों ऑर्बिटल्स। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। सो हम एक्साइटेशन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज देंगे, एक्साइटेशन होगी तो एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, ये हमारे पास क्या है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। तो क्या है, एक हमारे पास s का इलेक्ट्रॉन p में चला गया और 2 ये वैसे के वैसे ही। अब ये एक s और 2p मिलके sp2 हाइब्रिड 2 ऑर्बिटल बनाएंगे। ये भी हमारे पास sp होगा और ये भी हमारे पास क्या होगा, sp होगा।
अब ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं इनकी ज्योमेट्री होगी बिल्कुल लीनियर इस तरह। अब क्या होगा, अगर मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p। p के मैं तीनों ऑर्बिटल बनाने लगी हूँ, ठीक है। 2 और 2 4 हो गए। ऑक्सीजन के टोटल होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, 4 और 4 ये टोटल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। सो इसके p के दो ऑर्बिटल होते हैं जो हाफ फिल्ड होते हैं। सो हम p के दो ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, कार्बन। इधर भी हमारे पास ऑक्सीजन है और इधर भी ऑक्सीजन है, O2 मॉलिक्यूल है ना। तो ऑक्सीजन के दो ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल आ जाएगा और दूसरा ये वाला। इस तरह ओवरलैपिंग से हो जाएगी एक बॉन्डिंग, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। अब दूसरा बॉन्ड बनने के लिए क्या होगा कि कार्बन के पास हमें पता है ये दो ऑर्बिटल ओवरलैप होके sp ऑर्बिटल बनाए थे, लेकिन इसके ये दो ऑर्बिटल रह गए। अब हम इसके ये दो ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, 1 2। तो इसकी ओवरलैपिंग क्या होगी, ये हमारे पास 2py है और ये हमारे पास 2pz है। ये 2pz है और ये 2py है। तो ये क्या होगा, इसका ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। इसी तरह इसका ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। इधर भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और इस साइड पे भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये हमारे पास क्या है, sp ऑर्बिटल, और ये हमारे पास 2py और ये 2pz। इसी तरह ये भी 2py और ये हमारे पास 2pz। इस तरह होगी ओवरलैपिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के दरमियान। देन क्वेश्चन नंबर के है, ड्रा द लिविंग स्ट्रक्चर एंड टेल वेदर द फॉलोइंग आइन इन्वॉल्व एक्सपेंडेड ऑक्टेट। सो सबसे पहले हमारी एग्जांपल है क्लोरीन और उसके साथ हैं कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3। नेगेटिव का मतलब ये है कि किसी एक ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, यानी उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। सपोज वो ये वाला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है ये ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। सो इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया, सो इसके वैलेंस शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। बाकी ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में भी होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। जो क्लोरीन है ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन करते, तो ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा बॉन्डिंग के लिए। इधर भी ऐसे ही होगा। और ये जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और ये ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा बॉन्डिंग बनाने के लिए। इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब हमने कैलकुलेट करने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन। सो किस तरह करेंगे, इसने बनाए हैं डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। सो लिखेंगे नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, आपने पूरा लिखना है सिंगल बॉन्ड, प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आप क्या करो, सिंगल बॉन्ड कितने हैं 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह डबल बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सिंगल बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं 2, तो इधर आ जाएगा 2 प्लस ये हमारे पास 3 वैसे का वैसे ही। डबल बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं 1 2 3 4, तो आ जाएगा 4। 2 1 2 प्लस 3 4 12, 12 प्लस 2 आ जाएगा 14। सो इसके वैलेंस शेल में है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। वैसे ऑक्टेट रूल के मुताबिक हर एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेकिन इसने क्या किया 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किए। सो इसने अपना ऑक्टेट एक्सपैंड किया बाय 6 इलेक्ट्रॉन। 8 से ज्यादा कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, सो इसने अपना ऑक्टेट एक्सपैंड किया बाय 6 इलेक्ट्रॉन। सो आप लिखोगे क्लोरीन ऑक्टेट एक्सपैंड बाय 6 इलेक्ट्रॉन। अगली एग्जांपल है हमारे पास ICl4 नेगेटिव, दरमियान में आयोडीन है, इसकी साइड पे 4
क्लोरीन है। सो चारों क्लोरीन ड्रा करने के बाद जो आयोडीन है वो ग्रुप 17 से बिलोंग करती है। इसके वैलेंस शेल में होने चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नेगेटिव होने का मतलब ये है कि आयोडीन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है। नेगेटिव तब आता है जब कोई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन जो है ये भी ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं। इसके वैलेंस शेल में भी होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस शेल में भी होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस शेल में भी होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। सो हर क्लोरीन के पास होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो आयोडीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। इसी तरह इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए और इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। बाकी इसके पास ये क्या है, 2 लोन पेयर। सो अब हम देखते हैं इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जो सेंट्रल आयोडीन है इसने बनाया है सिंगल बॉन्ड और इसके पास है लोन पेयर। सो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। एक लोन पेयर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। इसी तरह इसने कितने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। तो क्या आएगा, ये 4 वैसे का वैसे ही। सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो आ जाएगा 2 प्लस ये हमारे पास 2 वैसे का वैसे ही। लोन पेयर कितने हैं, 2, तो इधर आ जाएगा 2 लोन पेयर है। 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 2 ज़ा 4, 8 प्लस 4 आ जाएगा 12। सो इसके वैलेंस शेल में है 12 इलेक्ट्रॉन। अब 12 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये कि इसने अपना ऑक्टेट एक्सपैंड किया बाय 4 इलेक्ट्रॉन। 8 से ज्यादा कितने हैं, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन से इसने अपना ऑक्टेट एक्सपैंड किया। अगली एग्जांपल हमारे पास NH4। NH4 में नाइट्रोजन है और उसके इर्द गिर्द हमारे पास कितने हैं, हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। सो हमने 4 हाइड्रोजन ड्रॉ किए। नाइट्रोजन जो है ग्रुप 15 से बिलोंग करती है। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में होने चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन। प्लस चार्ज होने का मतलब ये कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके वैलेंस शेल में रह जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दी। इसी तरह हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। सो नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। सो ये बनाएगी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और इस पे है पॉजिटिव चार्ज। अब हमने कैलकुलेट करने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। अगर आप देखो तो नाइट्रोजन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए। सो हम लिखेंगे सिर्फ नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने सिंगल बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4। सो इसने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, इधर लिखेंगे 4 सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, 1 और 2। तो लिखेंगे 2 4 2 ज़ा 8 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, यानी इसने अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं किया। सो हम लिखेंगे नाइट्रोजन हैज नॉट एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अगला क्वेश्चन है, द बॉन्ड बिटवीन के एंड क्लोरीन इज मोर आयोनिक बट बिटवीन सिलिकॉन एंड क्लोरीन इज पोलर कोवलेंट, एक्सप्लेन व्हाई। उन्होंने कहा है पोटेशियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा आयोनिक होगा देन सिलिकॉन एंड क्लोरीन के दरमियान। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्राइमरी रीजन फॉर द डिफरेंट बॉन्ड टाइप। अब हम बॉन्ड टाइप्स किस तरह बताते हैं कि कोवलेंट है, आयोनिक है, पोलर कोवलेंट है, नॉन पोलर कोवलेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। जिनकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो उतना ज्यादा आयोनिक होगा। जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता जाएगा उतना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज करता जाएगा। सो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल लेते हैं। पहले पोटेशियम और क्लोरीन के बॉन्ड का देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाले तो क्लोरीन की है 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस पोटेशियम की है 0.8। 3 में से 0.8 निकाले तो आएगा 2.2। इसका मतलब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2। सो हमने पढ़ा था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 से ज्यादा होगी वो बॉन्ड आयोनिक होगा। सो लिखेंगे बॉन्ड बिटवीन पोटेशियम एंड क्लोरीन इज आयोनिक। इसी तरह सिलिकॉन और क्लोरीन के दरमियान देख लें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.8। दोनों को माइनस करेंगे आएगा 1.2। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से कम होता है तो हम कहते हैं जो बॉन्ड है वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो बॉन्ड बिटवीन सिलिकॉन एंड क्लोरीन इज कोवलेंट बॉन्ड।
वर्ड यूज करना है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। लिखा है SO2 इज अ पोलर एंड SO3 नॉट जस्टिफाई। अगर हम दोनों का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इस SO2 का ड्रा करें, दरमियान में सल्फर, सल्फर और इसके इर्द गिर्द 2 ऑक्सीजन है। सल्फर जो है ग्रुप 16 से बिलोंग करती है, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो ये ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्ड बनाएगी, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को यूज करते, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ यूज करेगी और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ यूज करेगी। इसी तरह उसके वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। सो कितने ऑक्सीजन है? 3, 1 2 3। यह अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगी इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगी इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगी इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं, इसके 6 इलेक्ट्रॉन, इसने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज किए तीनों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। इसके पास एक लोन पेयर है। सो लोन पेयर होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री जो है वो बेंड होने की वजह से जो इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट है वो इंडिविजुअल बॉन्ड के वो कैंसल आउट नहीं होंगे। लेकिन इसकी अगर बात करें तो इसमें जो है कोई लोन पेयर नहीं और ज्योमेट्री भी क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। खास ज्योमेट्री होने की वजह से इसका नेट डायपोल मूवमेंट 0 होगा। जिसका डायपोल मूवमेंट 0 होता है वो नॉन पोलर होता है, जिसका कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट होता है वो पोलर होता है। तो इसका डायपोल मूवमेंट है, सो SO2 इज पोलर। अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। SO2 इज अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज इट्स बेंड ज्योमेट्री। इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर क्या है? बेंड है। कास्ड बाय अ लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर है ऑन सल्फर एटम वेयर डायपोल मूवमेंट डू नॉट कैंसल आउट। डायपोल मूवमेंट कैंसल आउट नहीं होता। SO3 is a non-polar molecule because its symmetrical trigonal planar geometry, इसके पास trigonal planar geometry होती है, causes individual bond dipole moment to cancel each other। हर bond दूसरे के dipole moment को cancel कर देता है, resulting in a net dipole moment 0, जिसकी वजह से SO3 का resulting नेट डायपोल मूवमेंट होता है वो 0 होता है। नेट डायपोल मूवमेंट 0 होने की वजह से ये नॉन पोलर होता है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड वुड बी मोस्ट पोलर। इनमें से कौन सा बॉन्ड है जो सबसे ज्यादा पोलर होगा? सो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा पोलर होगा। सो पहले कार्बन और क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3 माइनस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, दोनों का डिफरेंस निकाला तो आया 0.5। इसी तरह सिलिकॉन और फ्लोरीन का देख लेते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4 माइनस सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.8, दोनों का डिफरेंस निकाला तो आया 2.2। इसी तरह एसी और फ्लोरीन का देख लेते हैं। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4 माइनस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। 4 में से 2.5 निकालेंगे तो आएगा 1.5। इन तीनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है? तो वह है सिलिकॉन और फ्लोरीन का। सो सबसे ज़्यादा मोस्ट पोलर बॉन्ड वही होगा। द मोस्ट पोलर बॉन्ड इज सिलिकॉन एंड फ्लोरीन। विच ऑफ O2 पॉजिटिव एंड O22 नेगेटिव वुड बी पैरामैग्नेटिक। इन दोनों में से कौन सा पैरामैग्नेटिक है? गिव रीजन इन द लाइट ऑफ MOT। पैरामैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस दैट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तब आता है जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं। सो अगर हम इन दोनों की MOT डायग्राम ड्रॉ करें, पहले हमारे पास N2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब ये है कि दोनों ऑक्सीजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ। सो ऑक्सीजन पॉजिटिव की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और वैसे इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p, p के तीनों बना लो। ये हमारे पास क्या है? 2p के ऑर्बिटल्स, 2 2 4 5 6 7। तो इसके p के ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन और तीनों क्या हैं? अनपेयर। सो अगर हम इसकी MOT डायग्राम बनाए, मैं सिर्फ p वाली बना रही हूँ, तो 3 ऑर्बिटल्स लेंगे 1 2 3। इसी तरह 1 2 3। ये हमारे पास 2px, ये 2py और ये हमारे पास 2pz। इसी तरह ये 2px 2py और ये हमारे पास क्या है? 2pz। पहले हमारे पास 2px की होगी ओवरलैपिंग और हमारे पास बनेगा एक बॉन्डिंग और एक बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये हमारे पास बनेगा सिग्मा 2px
और ये हमारे पास बनेगा सिग्मा स्टार 2px। इसी तरह आगे 2py और 2pz की बॉन्डिंग होगी और दो हमारे पास बनेंगे पाई ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग में। और इनके वैलेंस शेल में है कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो 1 2 3 ड्रॉ किए। इसी तरह 1 2 3 ड्रॉ करने। अब क्या है कि 1 2 3 इधर भी कितने हैं? 3 3 और 3 6 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। 1 2 3 4 4 और 2 6 पूरे हो गए। अब इसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि O22 पॉजिटिव जो है वो डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नहीं है। इसी तरह O22 नेगेटिव की बात करें, O22 नेगेटिव की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखें तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। 2 नेगेटिव का मतलब ये कि दोनों ऑक्सीजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इसका मतलब ये है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इनके पास है 9 इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो हमारे पास 1s 2s का ऑर्बिटल बना लो। इसी तरह 2p के भी तीनों ऑर्बिटल बना लो। 2s में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। इसी तरह 2p के तीनों ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे। 2 और 2 4 5 6 7 8 9 इस तरह होते हैं। इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन। इसके 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5। सो 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं O22 नेगेटिव की जो डायग्राम है वो बिल्कुल सेम इसी तरह होगी, बस p में हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 5 हो जाएंगे और इधर भी हो जाएंगे 5। अब 5 और 5 हो गए 10, 6 ये हो गए, ये 7वां, ये 8वां, 9वां और ये 10वां इलेक्ट्रॉन, पूरे 10 हो गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन O2 नेगेटिव के भी अगर देखें तो वो भी क्या है? सारे के सारे पेयर है। इसके इलेक्ट्रॉन भी पेयर है और इस मॉलिक्यूल के भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। सो दोनों क्या है? डायामैग्नेटिक, अनपेयर दोनों के पास नहीं है। सो लिखेंगे नेदर O22 पॉजिटिव नोर O22 नेगेटिव वुड बी पैरामैग्नेटिक। दोनों ही पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकते। बोथ आयंस हैव ऑल देयर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। दोनों के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन देयर मोलिकुलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन मेकिंग दैम डायामैग्नेटिक, जिसकी वजह से वो डायामैग्नेटिक। आपने दोनों की अलग बनानी, O22 पॉजिटिव की अलग बनानी जैसे मैंने पहले बनाई थी, इसी तरह O22 नेगेटिव की आपने इसी तरह अलग बनानी है। देन अगला क्वेश्चन है कंपेयर दी बॉन्ड एनर्जीज ऑफ सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन दी सेम टू एटम्स। जो सेम एटम्स हैं उनके दरमियान सिंगल है, डबल है और ट्रिपल बॉन्ड है। एक्सप्लेन द ट्रेंड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ शेड इलेक्ट्रॉन। ट्रेंड बताना है बॉन्ड एनर्जी का इन टर्म ऑफ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नाइट्रोजन की बात करें N2 ट्रिपल बॉन्ड में तो 3 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के इस वाले, और इसी तरह इस वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन मिलके बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन मिलके डबल बॉन्ड बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेड होंगे उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है ट्रिपल बॉन्ड की, फिर डबल बॉन्ड की और सबसे कम है सिंगल बॉन्ड की। दिस ट्रेंड इज बिकॉज अ ग्रेटर नंबर ऑफ शेड पेड इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स। दो सेम एटम्स के दरमियान जितने ज़्यादा शेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे लीड्स टू अ स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी होल्डिंग दी एटम्स मोर टाइटली टुगेदर। वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगी? दोनों एटम्स को एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड करके रखेंगी। और क्या होगा? एंड रिक्वायरिंग मोर एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है देन डबल बॉन्ड, और सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड है सिंगल बॉन्ड के लिए। देन है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। हाउ दी बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की रिस्पेक्ट से हमने इन मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग बतानी है। तो Cl की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, HF की और हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। सो ये जो दी गई है बॉन्डिंग वो Cl2 की है एट पेज नंबर 53। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 53 पेज पे हमने Cl2 की भी पढ़ी थी, इसी तरह H2S की भी पढ़ी है और O2 मॉलिक्यूल की भी पढ़ी है। ये हमारे पास O2 मॉलिक्यूल के, इसी तरह नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल की हमने पढ़ी थी क्विक चेक में।
HF मॉलिक्यूल की भी हमने क्विक चेक में पढ़ी थी। देन क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर मॉडल। तो वेस्पर मॉडल के पोस्टुलेट भी हमने किए। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग स्पीच विद रेफरेंस टू दिस थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के मुताबिक इनके स्ट्रक्चर करने। सो वेस्पर में हमने CH4 का भी किया हुआ है, NH3 का भी किया हुआ है, H3 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर भी हमने किया हुआ है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। ये PCl5 का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास SO2 का स्ट्रक्चर है। देन लास्ट पे ये हमारे पास SF6 का स्ट्रक्चर है। इन सब के स्ट्रक्चर डिटेल से हमने वेस्पर थ्योरी में किए हुए। देन एक्सप्लेन दी ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन फॉर CH4 NH3 BF3 BCl3। तो ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन के टॉपिक में हमने CH4 की भी की थी sp3 में, BF3 की थी sp2 में और BeCl2 की थी sp हिब्रिडाइजेशन में। अब हमने करनी है NH3 की। ये आपने नहीं की हुई तो ये मैं करवा देती हूँ। सिंपल हमने हिब्रिडाइजेशन करनी है NH3 की। तो हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में होते हैं 60 इलेक्ट्रॉन। सेंटर एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। इसकी ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, इसमें होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 1s2, ये हमारे पास 2s का ऑर्बिटल है, ये हमारे पास 2p का ऑर्बिटल है। ये हमारे पास 2s और ये हमारे पास 2p। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7। तो अब देखें कि इसका 1s और 3p मिल के sp3 हिब्रिडाइजेशन करेंगे और 4 हाइब्रिड न्यू ऑर्बिटल्स देंगे। नाइट्रोजन 7 हिब्रिडाइज्ड। चारों ऑर्बिटल का नाम हो गया sp3 क्योंकि ये sp3 हिब्रिडाइजेशन से बने हैं। पहले में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ड्रा करेंगे। दूसरे में 1 है, तीसरे में भी 1 है और चौथे में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू sp3 हिब्रिडाइजेशन, दरम्यान में क्या नाइट्रोजन sp3 हिब्रिडाइजेशन की है तो इसकी इस तरह लूप बनेगी, 4 लूप। ठीक है। अब इसके साथ एक में क्या है? लोन पेयर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकी सब में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। पहले में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। बाकी सब में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उनको 1 कर दिया। जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है उन सब के साथ 3 हाइड्रोजन आके अटैच होंगे। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। नाइट्रोजन ने की थी sp3 हिब्रिडाइजेशन और ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। sp3 ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये हमारे पास है ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ NH3। इसकी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और ये क्या है? लोन पेयर। देन है ड्रा दी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल, कैलकुलेट देयर बॉन्ड ऑर्डर। H2, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन चारों की MOT डायग्राम हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिटेल से की थी। इन चारों की आपको MOT डायग्राम फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इनका बॉन्ड ऑर्डर भी हमने कैलकुलेट किया था। देन अगला है डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल इन द लाइट ऑफ लिविस, VBT एंड MOT। पहला कॉन्सेप्ट है लिविस कॉन्सेप्ट। F2 मॉलिक्यूल है, ये एक फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया है दूसरी फ्लोरीन। अब जो फ्लोरीन है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? ग्रुप 17 से। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह इस फ्लोरीन का बनाएं तो इसके पास भी है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन और ये फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज करते हुए बॉन्ड बनाएंगे इस तरह। फॉर्मेशन ऑफ F2 अकॉर्डिंग टू VBT ये हमने की थी क्विक चेक के क्वेश्चंस में। क्विक चेक 3.6 में हमने किया था। MOT कॉन्सेप्ट से हमने बताना है F2 की फॉर्मेशन। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये हमारे पास है 1s, फिर आता है 2s, फिर आता है 2p। 2p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तीनों बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 हो गए, बाकी रह गए 5, 1 2 3 4 5। 5 आगे इलेक्ट्रॉन्स। अकॉर्डिंग टू MOT डायग्राम बनाएं तो पहले मिलेंगे 2s, वैलेंस शेल हमारे पास क्या है? 2s और 2p।
पहले 2s एक एटम फ्लोरीन का, फ्लोरीन के 2 एटम है ना, F2 मॉलिक्यूल है, तो एक साइड पे एक फ्लोरीन के ऑर्बिटल्स आएंगे, एक साइड पे एक फ्लोरीन के ऑर्बिटल्स आएंगे। एक फ्लोरीन का 2s और दूसरे फ्लोरीन का 2s आपस में मिक्स होंगे और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, इस साइड पे भी होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दरमियान में होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन, इस फ्लोरीन के 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में भी आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में भी आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम p ऑर्बिटल्स लिखें तो इसके कितने p ऑर्बिटल्स है? 3, तो एक फ्लोरीन के 3 ऑर्बिटल, दूसरे फ्लोरीन के 3 ऑर्बिटल्स। इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो है F2 मॉलिक्यूल, एक फ्लोरीन के 9, तो दोनों फ्लोरीन के कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल है 18 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 14 से ज्यादा है। सो इसकी MOT डायग्राम कैसे होगी? 1 2 2 1। मैंने बताया था अगर तो 14 से कम हो गए तो 2 1 2 1 वाली आपने लिखनी, अगर 14 से ज्यादा होंगे तो 1 2 2 1 वाली आपने स्कीम करनी है। सो अब देखो P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इस तरह है MO डायग्राम ऑफ F2 मॉलिक्यूल। अब हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर किस तरह कैलकुलेट करते हैं? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 2, 6 माइनस 2 2 4। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 है, P के माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? एंटी बॉन्डिंग है 4 डिवाइडेड बाय 2, 6 में से 4 निकाले आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 से कैंसिल आउट हुआ, 1 आए, तो इसका मतलब एक फ्लोरीन ने दूसरे फ्लोरीन से एक बॉन्ड बनाया था। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1। इन ऑर्बिटल्स को आपने नाम भी देना है, यह है सिग्मा 2px, यह है सिग्मा स्टार 2px, ये हमारे पास पाई 2py, ये पाई 2pz, इसी तरह ये पाई स्टार 2py और ये पाई स्टार 2pz। इसी तरह आपने मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का ऑर्डर बनाना है बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से, तो बिल्कुल सेम होगा ऑक्सीजन की तरह इसका। सो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ज्यादातर बुक से थे और मैंने आपको बुक से ही बताया कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस बुक से करने, और मुझे उम्मीद है कि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।